सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आपके कंप्यूटर विषय के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं, सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखने वाले हम लोग। पवन सीरीज के यह बहुविकल्पीय प्रश्न है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बहुविकल्पी क्वेश्चन है, लेकिन अति लघुत्तरीय क्वेश्चन के रूप में भी पूछे जा सकते हैं, तो बहुत ही ध्यान दे करके आपको कॉन्सेप्ट समझते हुए सब याद रखते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला है रेडियो संचार का कैसा साधन है? दृश्य है, श्रव्य है, आ व बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो रेडियो में कुछ दिखता नहीं है आपको, तो दृश्य नहीं है, यह केवल श्रव्य है। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक के साधन है टेलीविजन, वीडियो टेक्स्ट, उपग्रह या उपयुक्त सभी। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग में आपको पता है दोस्तों, या तो एक तरफ से सूचना जाती है या दोनों तरफ से सूचना जाती है एक समय पे। ठीक है, तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग टीवी भी होता है, वीडियो टेक्स्ट भी होता है और उपग्रह के द्वारा भी टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है। तो यह सभी साधन है, टेलीविजन भी टेली कॉन्फ्रेंसिंग का साधन है, वीडियो टेक्स्ट भी और उपग्रह भी। तो ऑप्शन द उपयुक्त सभी यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 3 है, उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं वीडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट या उपयुक्त सभी। तो इंटरनेट के द्वारा आप वीडियो भी देख पा रहे हैं। अभी यह जो आप वीडियो देख रहे हो यह इंटरनेट के माध्यम से ही देख रहे हैं। और दूरदर्शन जो चलता है वह उपग्रह का उसमें सहयोग होता है। एक एंटीना जो होता है वह आपकी छत पे लगा होता है, रिसीवर जिसे बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा छतरी टाइप का। और यह कहाँ से सिग्नल रिसीव करता है? यह सीधे सिग्नल टावर, और टावर कहाँ से करता है? सैटेलाइट से। ठीक है, उपग्रह से। और इंटरनेट भी उपग्रह के द्वारा संचालित होता है। ठीक है, केबल के द्वारा, और इंटरनेट सैटेलाइट के द्वारा भी संचालित होता है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन सही है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन द सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 4 है, उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए, दूरस्थ शिक्षा में। तो उपग्रह का प्रयोग दूरस्थ शिक्षा में हमें किसकी आवश्यकता होती है? इंटरनेट की। ठीक है, तो इंटरनेट हमें जरूर चाहिए होता है, तो दूरस्थ शिक्षा यहाँ ऑप्शन आ सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लीजिए, प्रारंभिक शिक्षा में उपग्रह का प्रयोग नहीं, शिक्षक खुद पढ़ाते हैं तो लाइव बच्चों को क्लास में बिठा करके, तो वहां पे उपग्रह का उपयोग नहीं होता है। इसी तरीके से परंपरागत शिक्षा में भी उपग्रह का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जो हो जाएगा दूरस्थ शिक्षा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 5 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता है परीक्षाओं के मूल्यांकन में, पाठ्यक्रम के निर्माण में, अभिलेखीकरण में या उपयुक्त सभी। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज हम लोग परीक्षा के मूल्यांकन में, मतलब कि जो परीक्षा हो गई है उसके कॉपियों को चेक करने में भी करते हैं और पाठ्यक्रम निर्माण में भी करते हैं। जब सिलेबस डिजाइन करना होता है तब भी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज लिया जाता है। इसी प्रकार से अभिलेखीकरण में भी प्रयोग होता है। तो ऑप्शन द यहाँ पे हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 6 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक है किसमें? अध्यापक के प्रशिक्षण में, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के निर्माण में, पृष्ठपोषण में। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आपको पता है कि शिक्षक भी इसका सहयोग लेते हैं अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, या ज्ञान शिक्षकों का जब प्रशिक्षण होता है तब भी इसका उपयोग लिया जाता है। तो यह सही हो जाएगा। और लक्ष्यों और उद्देश्यों के निर्धारण में आईसीटी का प्रयोग हम लोग करके लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्धारण भी करते हैं, बाकी पृष्ठपोषण में भी करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन द जो हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 7 है, शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका है। शिक्षण अधिगम में मतलब कि टीचिंग एंड लर्निंग में कंप्यूटर की क्या भूमिका है? तो शिक्षक के रूप में, सूचनाओं के संग्रह करने में, परीक्षक के रूप में। तो देखिए, कंप्यूटर जो होता है एक हमेशा सिखाता भी है,
दिखाता है, जैसे बच्चों को कुछ दिखाया जा रहा है, कोई श्रव्य दृश्य सामग्री दिखाया जा रहा है, तो वहां से बच्चे सीखते हैं। तो यह एक शिक्षक के रूप में कार्य करता है और सूचनाओं के संग्रह करने में, कोई भी सूचना है, कोई श्रव्य दृश्य सामग्री है, उसे स्टोर करने में, या कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, उसे स्टोर करने में कंप्यूटर की भूमिका होती है। और परीक्षक के रूप में कैसे? कॉपियों ओएमआर भी क्या होते हैं? ओएमआर भी कंप्यूटर के द्वारा ही चेक होते हैं। तो परीक्षक के रूप में भी कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन द जो हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य हैं। स्मृति अर्थात संग्रह करना, ऑप्शन बा है तथ्य प्रक्रियाकरण, और ऑप्शन सा है सूचना प्रस्तुतिकरण। तो यह तीनों काम है शिक्षा में कंप्यूटर के। तो यहाँ पे ऑप्शन द सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, संचार संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन क्या है? तो ऑप्शन आ है, यह एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है, मतलब कि यह एक मैनेजमेंट वाली प्रक्रिया है, यह एक सतत प्रक्रिया है, यह एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है। तो संचार कम्युनिकेशन द्विमार्गीय भी होता है और यह एक मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधकीय प्रक्रिया है, यह भी आप जानते हैं। और यह एक सतत प्रक्रिया है, मतलब कि यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पे तीनों जो है वह सही है। तो ऑप्शन द जो हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक है। आईसीटी किन चीजों में सहायक है? ऑप्शन आ है, शिक्षण कार्य के कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है। आईसीटी से जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोग शिक्षण कार्य की कार्यकुशलता में वृद्धि करते हैं, व्यवहार परिवर्तन लाने में। तो यह भी एक तरीके से व्यवहार परिवर्तन लाने में टेक्नोलॉजी का उपयोग हम लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो व्यवहार होता है, बच्चों का व्यवहार होता है क्लास में, उसमें परिवर्तन तो आता ही है। कक्षा शिक्षण एवं प्रशिक्षण में, तो कक्षा में शिक्षण हो या किसी चीज का प्रशिक्षण देना हो, ट्रेनिंग देना हो, उसमें भी आईसीटी भरपूर उपयोगी साबित होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन द जो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शैक्षिक महत्व है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शैक्षिक महत्व क्या है? शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य में, अधिगम कार्य में। अधिगम का मतलब होता है दोस्तों लर्निंग। ठीक, तो अधिगम लर्निंग, तो दोनों ही काम में, चाहे शिक्षण का कार्य हो चाहे अधिगम का कार्य हो, दोनों ही कार्यों में आईसीटी का बहुत ही महत्व है। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा आ व ब दोनों, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों के व्यवसायिक विकास में किस प्रकार सहायक है? तो ऑप्शन आ दिया है, अधिगम सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग में, शिक्षण विधियों के प्रयोग में। अधिगम सामग्री का निर्माण या प्रयोग करना अब आसान हो गया है आईसीटी के माध्यम से। और शिक्षण विधियां, अलग अलग विधियां भी टीचर जो होते हैं वह प्रयोग करते हैं पढ़ाने की, आईसीटी के आने के बाद। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा यहाँ पे आ व ब दोनों, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, शिक्षक की ज्ञान वृद्धि में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता किन कारणों से है? शिक्षण कार्यों में सरलता, वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, विशिष्टीकरण में सहायक। तो प्रश्न में पूछ रहा है शिक्षक की ज्ञान वृद्धि में आईसीटी की उपयोगिता किन कारणों से है? तो शिक्षण कार्य में सरलता हो जाती है। तो आप जानते हैं आईसीटी की मदद से शिक्षण कार्य में सरलता हो जाती है और एक वैज्ञानिक आधार मिल जाता है, किस आधार पे शिक्षण कार्य अध्यापक को करना है। और विशिष्टीकरण में भी सहायक है, मतलब कि कोई एक विशिष्ट टॉपिक, मतलब स्पेशल टॉपिक पढ़ाना है शिक्षक को, या शिक्षक को उस टॉपिक पे खुद को ज्ञान अर्जन करना है। ठीक है, तो उसमें आईसीटी बहुत सहायक। तो ऑप्शन द उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, इंटरनेट का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? तो इंटरनेट का जो प्रारंभ हुआ दोस्तों, वह वर्ष 1969 यानी कि 1969 में हुआ। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं ईमेल, इंटरनेट रिले चैट, टेलनेट। तो यहाँ पे देखिए आप सभी लोग ईमेल से
परिचित हैं और इंटरनेट रिले चैट से भी आप लोग परिचित हैं और टेलनेट यह भी एक सुविधा है इंटरनेट के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन दाज हो जाएगा उपयुक्त सभी, यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन है। मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन आपको मैंने पेपर जब मैं सॉल्व करा रहा था तभी बताया था कि ई बुक और वेब पोर्टल यह दोनों ही क्या है, मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन है। मतलब इनकी मदद से जो शिक्षण का कार्य है वह और आसान हो जाता है। ई बुक आप बच्चों को शेयर कर सकते हैं और वेब पोर्टल से भी विभिन्न जानकारी बच्चों को प्राप्त करा सकते हैं। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा आ व दोनों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 17 है, डीवीडी का विस्तृत रूप है। तो डीवीडी का जो विस्तृत रूप होता है दोस्तों वह होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो ऑप्शन आ यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 18 है, स्मार्ट कक्षाओं के लाभ हैं। रोजगार परक शिक्षा प्राप्ति संभव होती है, इससे विद्यालयी हलचल से छुटकारा मिलता है, यौन रोग गर्भ निरोध जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। तो स्मार्ट कक्षाओं से दोस्तों आपको पता है कि रोजगार परक मतलब एक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए दोस्तों आपके जीवन में आगे चल करके काम आए। आप जब काम करने जाओ आपको पता है हमेशा आप पढ़ते तो रहोगे नहीं, बच्चे हमेशा पढ़ते तो रहेंगे नहीं, तो उन्हें आगे जा करके रोजगार करना है, ठीक है, कुछ ना कुछ अपने जीवन यापन के लिए उन्हें कुछ करना है। तो स्मार्ट कक्षाएं इसमें क्या होती हैं, मदद करती हैं। रोजगार परक शिक्षा, रोजगार प्राप्ति कर सकें ऐसी शिक्षा स्मार्ट क्लासेस में दी जाती हैं। इसके बाद विद्यालयी हलचल में स्मार्ट क्लासेस के द्वारा कैसे कमी होती है। स्मार्ट क्लासेस में आपको पता है कि या तो प्रोजेक्टर या फिर डिजिटल बोर्ड का प्रयोग किया जाता है, जिससे जो बच्चे होते हैं उनका अटेंशन बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास में बना रहता है। इससे क्या होता है कि जो विद्यालय में हलचल होती है, बच्चों का शोर शराबा होता है, वह कम होता है। ठीक, इसके बाद देखिए ऑप्शन सा, यह दोनों ऑप्शन सही हो गए। ऑप्शन सा है यौन रोग गर्भ निरोध जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। तो ऐसे जो मुद्दे हैं उन पे भी बच्चों को जागरूक किया जा सकता है स्मार्ट कक्षाओं के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन दा जो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19 है, डिजिटल श्यामपट्ट के लाभ हैं। डिजिटल श्यामपट्ट के क्या लाभ हैं, पठनीय सामग्री को सर्वोत्तम प्रकार से छात्र के समक्ष लाना। पठनीय सामग्री जो है उसको सर्वोत्तम रूप से छात्र के समक्ष लाना। ऑप्शन बा है, वैश्विक संदर्भ की जानकारी को अस्थायी व रुचिकर बनाना। और ऑप्शन सा है, विषय सामग्री के तथ्यों, चिन्हों तथा रंगों के माध्यम से प्रस्तुत करना। तो यह तीनों आप रिलेट कर पा रहे होंगे। जो डिजिटल श्यामपट्ट होता है मतलब कि जैसे आपकी टीवी की स्क्रीन होती है वैसी उससे भी बड़ी एक स्क्रीन होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल बोर्ड या डिजिटल श्यामपट्ट बोल दें आप, ठीक है। तो यह तीनों जो आपको ऑप्शंस दिए गए आवासा, यह तीनों सही है। तो ऑप्शन ता बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए स्लाइड प्रोजेक्टर की विशेषताएं हैं। स्लाइड प्रोजेक्टर की क्या क्या विशेषताएं हैं आप देख लीजिए। स्क्रीन पर चमकीली तथा बड़ी आकृति का प्रदर्शन, वास्तविक घटनाओं को बड़े चित्रों में प्रदर्शित करना और स्वचालित मैकेनिज्म के साथ साथ कमेंट्री। तो यह तीनों होता है इसमें स्लाइड प्रोजेक्टर में। तो ऑप्शन दा सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, ओवरहेड प्रोजेक्टर उपयोगी है। आ, संपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने में, दुरूह एवं असंभव घटनाओं को दर्शाया जाता है, छात्रों के ध्यान को केंद्रित करने में सहायक। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर से दोस्तों यह तीनों ही सुविधाएं हो जाती हैं। संपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने में मदद मिलती है इसके द्वारा, और दुरूह एवं असंभव घटनाओं को दर्शाया जा सकता है इसके द्वारा, और छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है इसके माध्यम से। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई नई चीज देखता है या थोड़ा अलग हटके टेक्नोलॉजी देखता है तो उसका ध्यान जो होता है वह केंद्रित रहता है, उसमें उसके अंदर स्वाभाविक रूप से रुचि रहती है कि हाँ हम भी देखें ये क्या चीज है, कैसे काम करती है। तो इस तरीके से छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 22 है, कौन दृश्य उपागम नहीं है। इंटरनेट, कंप्यूटर,
वीडियो या रेडियो। तो दृश्य उपागम नहीं है, मतलब कि देखने वाला साधन नहीं है। तो रेडियो केवल सुनने वाला साधन है, देखने वाला साधन नहीं है। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 23 है, ई संग्रहालय के अंतर्गत संग्रहित कर सकते हैं। ई संग्रहालय के अंतर्गत क्या क्या संग्रहित कर सकते हैं? ऑप्शन आ है रासायनिक पदार्थ आदि के प्रारंभिक स्वरूप। जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनके प्रारंभिक स्वरूप, मतलब उनका स्ट्रक्चर हम लोग ई संग्रहालय में संग्रहित कर सकते हैं। और ऑप्शन बा देखिए रासायनिक प्रयोग आदि के चित्र एवं चार्ट। तो रासायनिक प्रयोग के जो भी चित्र और चार्ट बनते हैं वह भी हम ई संग्रहालय में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ व ब दोनों सही है, तो ऑप्शन सा यहाँ पे सही हो जाएगा, आ व ब दोनों। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24 है, ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई। तो ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई थी दोस्तों मार्च सन 2000। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ष 2000 में। और प्रसार भारती का गठन आपसे अगर पूछता है तो वह हुआ था 23 नवंबर 1997 में, यह याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 25 नंबर प्रश्न है, दूरदर्शन कार्यक्रम बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? कार्यक्रम की समयावधि, मतलब कितने देर का कार्यक्रम है, कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है, और श्रोताओं का शैक्षिक स्तर, मतलब कि जो लोग इस कार्यक्रम को देखने वाले हैं वह किस वर्ग के हैं, वह पढ़े लिखे हैं या नहीं है, या 10 तक पढ़े हैं, 12 तक पढ़े हैं, या ग्रेजुएशन तक पढ़े हैं, या उन्होंने मास्टर्स कर रखी है। ये सारी चीजें ध्यान में रख करके कोई भी प्रोग्राम होता है वह डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन द जो हो जाएगा उपरोक्त सभी यह सही हो जाएगा। समयावधि भी देखी जाती है, उद्देश्य भी देखा जाता है, और शैक्षिक स्तर भी देखा जाता है श्रोताओं का। तो अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26, दूरदर्शन द्वारा शिक्षा में अध्यापकों को आवश्यक है कि वे ध्यान रखें। दूरदर्शन द्वारा शिक्षा में अध्यापकों को आवश्यक है कि वह ध्यान रखें क्या? पाठों की रूपरेखा, अनुवर्ती क्रियाकलाप, पठनीय सुझाव। तो दूरदर्शन द्वारा जो शिक्षा दी जाती है अध्यापकों को बहुत जरूरी है कि वह ध्यान रखें कि पाठ जो पढ़ाए जा रहे हैं उनकी रूपरेखा क्या है, और क्रियाकलाप पे भी ध्यान देना है, और पठनीय सुझाव जो सुझाव देने वह भी अध्यापकों को देना है। तो ऑप्शन द उपरोक्त सभी यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए एजुसेट किस वर्ष कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया? एजुसेट आपको पता है एजुकेशनल सैटेलाइट, किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो यह सन 2004 में स्थापित किया गया था। ठीक है, एजुसेट से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और है, एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम है। तो एजुसेट का जो दूसरा प्रचलित नाम है वह जीसेट 3 है। ठीक है, एजुसेट तो इसे एक नाम दे दिया गया, लेकिन जो इसका साइंटिफिक नेम था, जो पहले से नामकरण चला आ रहा था, वह था जीसेट 3। ठीक है, और इसे बुलाया गया एजुकेशनल सैटेलाइट क्योंकि इसका जो उद्देश्य था शैक्षिक कार्यक्रम है, और जो शिक्षा से जुड़ी जागरूकता है, मतलब जागरूकता लोगों में, विभिन्न क्षेत्रों की जागरूकता लोगों में फैलाने के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। तो इसलिए इसे एजुसेट बोल दिया गया था। ठीक है, 27 और 29। ठीक है, अब 28 नंबर देख लीजिए, व्यवहारिक जगत में टेली कॉन्फ्रेंसिंग के कितने रूप देखने को मिलते हैं? तो व्यवहारिक जगत में जो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के रूप देखने को मिलते हैं वह 3 देखने को मिलते हैं। देखिए, एक टेलीकॉन्फ्रेंसिंग होता है सिंप्लेक्स, एक होता है हाफ डुप्लेक्स, और एक होता है फुल डुप्लेक्स। तो यही 3 मुख्य होते हैं टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 30 है, प्रसार भारती की स्थापना। यह अभी मैंने आपको बताया था जब मैं आपको बता रहा था ज्ञानवाणी की स्थापना मार्च 2000 में हुई थी, और इससे पहले ही प्रसार भारती को एक विधेयक के द्वारा बनाया गया था। इसकी स्थापना जो थी वह मैंने आपको बताया 23 नवंबर 1997 को की गई थी। तो ऑप्शन सा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपने यहाँ पे 30 बहुविकल्पी प्रश्न देख लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब अगली वीडियो में हम लोग जो बचे हुए लगभग 27 क्वेश्चन से 27-30 क्वेश्चन वह भी हम लोग देख लेंगे, और आपका यह बहुविकल्पी प्रश्न पवन सीरीज का समाप्त हो जाएगा। अब ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अपने सभी मित्रों में कम से कम 5 मित्र, जो आपके बहुत महत्वपूर्ण 5 मित्र हैं सबसे खास,
उनको आप इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल बेल आइकन होगा, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। ठीक है, तो वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कर दीजिए और कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। और इसी तरीके से मैंने आपके कंप्यूटर के सभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिए हैं, क्लासेस ले ली हैं और इसी तरीके से मैथ के सारे क्लासेस ले लिए हैं। मैथ के सभी क्वेश्चन पेपर मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं और राजन सीरीज पढ़ा दिया है। तो सब कुछ आपको मिलेगा दोस्तों। बहुत ही व्यवस्थित ढंग से हमने आपके थर्ड सेमेस्टर को पढ़ाया हुआ है और बहुत ही अच्छी तैयारी आप अगर करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप से जुड़िए। हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को, चाहे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, चाहे लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहां से डाउनलोड कर लीजिए और सभी क्लासेस को आप बिना प्रचार के देख पाएंगे। और उसमें आपको देखने को मिलेगा हर चैप्टर के बाद उस चैप्टर का टेस्ट नोट्स, आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ आपको मिलेगा और हर एक चैप्टर के टेस्ट आपको सभी विषयों के मिलेंगे। और मास्टर क्लासेस अभी से ही उपलब्ध हैं ऐप में, तो आप मास्टर क्लासेस को भी देख सकते हैं। और जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियोस हैं वह सारी आपको ऐप में देखने को मिलेंगी। तरह तरह की सुविधाएं वहां पे उपलब्ध हैं आपको, तो ऐप को डाउनलोड करिए। वहां पे आपको थर्ड सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा, उसमें एनरोल कर लीजिए और अपने आप को, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे बेहतर ढंग से आगे लेकर के चलिए। तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें दोस्तों। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।